जय हिंद। आज समझेंगे मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी। इसमें देखते हैं पहले कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था, यानी मुद्रा का जो विकास कैसे-कैसे हुआ है, उसको हम संक्षिप्त में ही देख लेते हैं। तो जैसे वस्तु विनिमय प्रणाली, पहला क्या होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। पहले क्या था कि वस्तु के बदले वस्तु। जैसे 1 क्विंटल हमारे पास गेहूँ हो गया, हमको ज़रूरत है किसको? चावल को। यानी गेहूँ से हमको किसकी ज़रूरत है? चावल को। तो चावल जो है हम लोगों को ज़रूरत है, तो गेहूँ जितना है उतना लेकर जाएँगे तो उतना ही हमको क्या मिलेगा? चावल। यानी कहने एक तरफ से क्या था, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, यानी रखने का भी तो जगह चाहिए। तो जगह था, यानी जितना सामान लेकर जाएँगे उतना ही सामान लेकर हमको आना पड़ेगा। तो ये हो गया क्या? वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि वस्तु ले जाके दो और फिर वस्तु लेकर आओ। उससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अब इसको आगे कुछ जैसे विकास हुआ तो मुद्रा का प्रचलन हो गया। मुद्रा, क्या हो गया? मुद्रा। तो मुद्रा में क्या था कि बहुत सारे बड़े से वस्तु को, यानी जितना भी, जैसे मान लीजिए 10 टन का गेहूँ है, यानी 1 टन मान लेते हैं। तो 1 टन अगर गेहूँ है किसी किसान के पास, तो रखने के लिए उसके पास जगह नहीं है। तो वो क्या करेगा कि मार्केट में ले जाएगा। तो मार्केट में ले जाने के बाद में उसको किसमें चेंज कर दिया जाएगा? मुद्रा में। यानी 1 टन गेहूँ के बदले क्या मिल गया? मुद्रा। अब वो मुद्रा जो है उसको रखने के लिए ना ज़्यादा जगह की आवश्यकता है, वो कम ही जगह में क्या हो जाएगा? हटाया जाएगा। अब देखते हैं बैंकिंग प्रणाली। तो बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है कि बैंक के माध्यम से, कहने का मतलब जो है किसी भी व्यक्ति के खाते में, यानी कि बैंक में, कहने का मतलब बैंक में जितना भी किसी भी व्यक्ति के पैसा रहता है, तो उसके पैसे का विनिमय जो है चेक के माध्यम से किया जाता है। चेक के माध्यम से। तो ये इसमें होता है बैंकिंग प्रणाली में, क्या होता है? बैंकिंग प्रणाली। तो ये जो है चेक के माध्यम से पैसों का विनिमय किया जाता है। अब देखते हैं कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग क्या है कि कोर बैंकिंग में एक व्यक्ति के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति हो गया, तो एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में एक संकेत के माध्यम से, किसके माध्यम से? तो एक संकेत के माध्यम से उसके पैसा को ट्रांसफर किया जाता है। किसमें? कोर बैंकिंग प्रणाली में। यानी किसी भी व्यक्ति के पैसे का ट्रांसफर किसमें किया? एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में एक संकेत के माध्यम से पैसे का क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें होता है कोर बैंकिंग प्रणाली। अब देखते हैं एटीएम। क्या होगा? एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसमें क्या होता है कि अपना ही पैसा एक कार्ड के माध्यम से यूज करते हैं। यानी ना बैंक का चक्कर काटने की झंझट समाप्त हो रहे हैं। यानी एक कार्ड मिलेगा, जहाँ एटीएम मशीन रहेगा वहाँ से हम पैसे क्या कर सकते हैं? उस कार्ड के माध्यम से निकाल सकते हैं। उस एटीएम के लिए क्या दिया जाता है? डेबिट कार्ड। क्या दिया जाता है? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड जो होता है, यही डेबिट कार्ड जो है एटीएम मशीन में लगाया जाता है। जो डेबिट कार्ड का प्रयोग करेंगे, इसमें अपना ही, यानी डेबिट कार्ड के माध्यम से क्या होता है कि डेबिट कार्ड जो है अपना ही पैसा को क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं। अपने ही पैसा को यूज करेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड में ऐसा नहीं होता। बैंक जो है पैसा देती है लोन की तरह, यानी कहने का मतलब लोन के जैसे 1 लाख का क्रेडिट कार्ड दे दिया। अब इस कार्ड में 1 लाख ही रुपया रहेगा। अब इसको खर्च कर देते हैं। मान लीजिए खर्च कर दिए। अब खर्च करेंगे तो बैंक जो होगा इस पैसा को अपना काट लेगा। आप ही के अकाउंट से क्या कर लेगा? पैसा काट लेगा। ये होता है क्रेडिट कार्ड। अब तो इससे अच्छा आ गया है यूपीआई। ये क्या हो गया? जैसे-जैसे अभी जो फिलहाल में पूरे भारत में क्या छाया हुआ है? यूपीआई। ये जो है विदेशों में इसका क्या हो गया? प्रचार हो चुका है। जो है यूपीआई सबसे आसान तरीका है। यूपीआई के माध्यम से क्या होता है कि इसमें जो है यूपीआई एक सिस्टम होती है। यूपीआई क्या होती है? सिस्टम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सिस्टम हो गया, उसका काम कर रही है। तो कोई भी व्यक्ति यूपीआई से कहीं किसी दूसरे के अकाउंट में अगर ट्रांसफर करता है, तो ये यूपीआई जो सिस्टम जो काम कर रही है, यूपीआई किसको देगी आदेश? उस बैंक, जिस व्यक्ति के खाते में पैसा अगर हम भेज रहे हैं, उस व्यक्ति के उस बैंक अकाउंट में जाकर, माने जिस बैंक में जिस बैंक का वह अकाउंट है, उस बैंक में ये क्या करेगा? सूचना देगा कि यह व्यक्ति जो है इस अकाउंट से पैसा काट रहा है। तो ये जो है अपना जो अनुमति देगा इस सिस्टम को, तब ये इसको अनुमति देगा। तब जाके पैसा क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ये यूपीआई है। अब देखते हैं आय। आय क्या है? आय जो है
यानी आय 3 प्रकार के, मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय और वास्तविक आय। आय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय और वास्तविक आय। यानी श्रम के बदले, यानी काम के बदले हम जो काम करेंगे, तो काम के बदले मिले धन को हम क्या कहेंगे? मौद्रिक आय। जैसे हम एक दिन काम किए, दिन भर काम किए तो हमारा मजदूरी कितना मिल गया? 500, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मौद्रिक आय। यानी इस काम के बदले मिले धन को हम क्या कहेंगे? मौद्रिक आय। अब प्रयोज्य आय में क्या देखते हैं? प्रयोज्य आय में यानी जब टैक्स को घटा दिया जाएगा, यानी जब मौद्रिक आय में यानी कि जब टैक्स को घटा दिया जाएगा तो ये हो जाएगा प्रयोज्य आय। यानी कि मौद्रिक आय यानी काम के बदले जो मिला धन क्या हो गया? मौद्रिक आय। अब मौद्रिक आय से क्या करेंगे? टैक्स को घटा दिया जाएगा, तो जब टैक्स निकाल दिया जाएगा तो कौन सा आय बचेगा? प्रयोज्य आय। कौन सा आय हो जाएगा? प्रयोज्य आय। जब टैक्स को घटा दिया जाएगा तो हो जाएगा प्रयोज्य आय। अब वास्तविक आय क्या है कि जब प्रयोज्य आय में, जैसे मान लीजिए वास्तविक आय, जैसे मुद्रा जो है काम की तो हमारा 1,00,000 रुपया हो गया, सालाना कितना हो गया? 1,00,000 रुपया। अब इसमें से अगर हम टैक्स को निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा? तो ये हमारा जो काम का बदला जो मिला तो ये क्या कहलाएगा? मौद्रिक आय। और जब इसमें से हम अगर टैक्स को हटा देते हैं, मान लीजिए टैक्स लग गया कितना? 2% का। ऐसा तो लगता है 5,00,000 के बाद ही टैक्स लगता है। अगर मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं 2% का टैक्स लग गया है, तो 2% का टैक्स लगने इसका मतलब कितना हो जाएगा? तो 2,000। यानी 2,000 इसमें से क्या कर देंगे? हटा देंगे, कितना हो जाएगा? 98,000। कितना हो जाएगा? ये 98,000 रुपया। ठीक है, तो 98,000 रुपया जो है, अब इसमें से जब तो टैक्स हटा दिया गया, टैक्स जो है 2,000 को काट दिया गया, तो अब ये 98,000 रुपया जो होगा वो क्या कहलाएगा? प्रयोज्य आय। अब इस प्रयोज्य आय में मान लीजिए वो व्यक्ति जो कर्जा लिया है, यानी लेनदारी और देनदारी, यानी लेन देन जितना है यानी कि उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो कहलाएगा वास्तविक आय। क्या कहलाएगा? वास्तविक आय। अब देखते हैं राष्ट्रीय आय को समझने से पहले हम जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी को समझ लेते हैं। राष्ट्रीय आय को समझने से पहले हम जीडीपी और एनएनपी और जीएनपी को समझ लेते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी, तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या होगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी का फुल फॉर्म है, पूछ देता है जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का जो है, जीडीपी का हिंदी नाम क्या है? यानी हिंदी में क्या कहेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। इंग्लिश में क्या है इसका फुल फॉर्म? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी जीडीपी जो है एक वर्ष के अंदर, यानी इकोनॉमिक्स में जब भी बात किया जाएगा तो समझ जाना है कि एक वर्ष की बात किया जा रहा है। कितने? एक वर्ष के। यानी जब भी अगर इसमें इकोनॉमिक्स में बात किया जाएगा एक वर्ष का, यानी जब भी बात किया जाएगा तो कितने? एक वर्ष को लेकर चलना है। तो ये क्या है? एक वर्ष के अंदर कितने? एक वर्ष के अंदर जितने भी भारत के अंदर कमा रहे हैं, यानी चाहे विदेशी कंपनी हो चाहे भारत की कंपनी हो, तो जितना भारत के अंदर रुपया कमाएंगे उस सबको जीडीपी में शामिल करेंगे। जैसे मान लीजिए टाटा कमा रही है, टाटा का जो है, टाटा मान लीजिए हो गया यहाँ पे 1,00,000 रुपया, टाटा 1,00,000 रुपया कमाया, टाटा 1,00,000। अब यहाँ पे ओप्पो या चाहे वीवो मान लेते हैं, तो ओप्पो कमा लिया मान लीजिए कितना? 20,000। अब यही जो है भारत का आदमी जो है कहीं अमेरिका में जाके कमाया है 30,000, तो हम जो है जीडीपी में क्या शामिल करेंगे? तो जीडीपी में जो भारत में जो पैसा जितना जो कमाए ना, चाहे चाइना कंपनी विदेशी कंपनी, चाहे टाटा अपने भारत के, चाहे अपने किसी का भी कंपनी कहीं विदेशी हो चाहे अपने देश का, या चाहे कोई विदेशी आदमी आकर यहाँ पर काम करे, तो वो सारा पैसा किसमें शामिल होगा? जीडीपी में। किसमें? जीडीपी में। विदेशी पैसा को नहीं शामिल किया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा ही आदमी जैसे राम है, कोई राम नाम का लड़का है, वो जाके सऊदी अरब में कमा रहे हैं कितना? मान लेते हैं 30,000, तो हम उसके पैसा को कभी भी शामिल इसमें जीडीपी में नहीं शामिल करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर अमेरिका का ही आदमी है, इसमें कमा रहा है मान लीजिए 20,000,
तो अब इसमें 20,000 इसको हम ऐड कर देंगे किसमें, जीडीपी में। यानी देश के अंदर एक साल में चाहे विदेशी हो चाहे अपने देश के हो, यानी सारा पैसा किसमें शामिल किया जाएगा, जीडीपी में। अब देखते हैं जीएनपी। जीएनपी तो जीएनपी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हिंदी में क्या कहें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट का हिंदी क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब देखते हैं इसमें जीएनपी में किसको शामिल करेंगे। यानी जीएनपी में क्या होगा, केवल अपने राष्ट्र का पैसा शामिल करेंगे। क्या करेंगे, अपने राष्ट्र का मतलब देश का केवल पैसा क्या करेंगे, इसमें जीएनपी में शामिल करेंगे। जीएनपी में अपनी देश की पैसा, जैसे समझ लेते हैं यहाँ ये भारत में, तो भारत जैसे मान लीजिए टाटा कमा रही है कितना, यहाँ समझने के लिए छोटा सा आंकड़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया, कितना, 1 लाख रुपया, यानी टाटा कमा रही है 1 लाख रुपया। यहाँ पर जो है एलजी कमा रही है, यानी कि एलजी यहाँ पर कितना कमा रही है, 20,000 रुपया। कितना, 20,000। अब यहाँ पे भारत का आदमी यानी राम जो है सऊदी अरब में कमाया है 30,000 रुपया कमाया है। कितना, 30,000 सऊदी अरब में। तो अगर हम जीडीपी में शामिल करें, जीएनपी में, कितने, जीएनपी अगर निकालेंगे तो हम केवल इसके पैसा को जोड़ेंगे, केवल भारतीय पैसा को। यानी टाटा अपने देश की कंपनी है, ये जो है क्या है, अपना ही देश के आदमी है जो कहाँ कमा रहा है, तो विदेश में कमा रहा है। तो इसमें जो हो गया 1 लाख रुपया, ये हो गया 30,000, इसको हम ऐड कर देंगे। यानी 1 लाख कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा। कितना, 1,30,000। तो ये हमारा क्या निकलेगा, जीएनपी निकलेगा। क्या निकल जाएगा, जीएनपी। यानी कहने का मतलब अपने ठेठ भाषा में समझेंगे कि जीएनपी में केवल अपने राष्ट्र के पैसा को शामिल करना है, न कि विदेशी पैसा को शामिल करना है जीएनपी। लेकिन जीडीपी में विदेशी हो या चाहे कहीं का, यानी हमारे देश के अंदर ही रहना चाहिए, देश के अंदर ही रहना चाहिए, तो उसको हम शामिल करेंगे जीडीपी में। यानी देखिए जीडीपी जो है, जीडीपी दिखा, अगर जीडीपी हम लोगों का अगर ज़्यादा रहेगा तो वो जो बाहरी विदेश की कंपनियां है वो ज़्यादा आने की कोशिश करेंगी, क्योंकि हम लोगों का जीडीपी, यानी किसी देश के हो, किसी भी विदेशी कंपनी को बुलाना होगा तो अब हम लोग क्या दिखाएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होगा जीडीपी को दिखाना है। यानी जीडीपी जितना ज़्यादा रहेगी उतना कंपनियां आगे आएगी। अब आगे देखते हैं एनएनपी। क्या होगा, एनएनपी, एनएनपी। अब हो गया यहाँ पे एनएनपी को समझ, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, फॉर्मूला कैसे लिखता है, तो जीडीपी यानी कि एनएनपी। अब एनएनपी नहीं, जीएनपी। तो जीएनपी में जब निकालेंगे तो जीएनपी में क्या है, जीडीपी। क्या हो जाएगा, जीडीपी। जीडीपी में से अपने जो है राष्ट्र के पैसा को जोड़ देना है, विदेशी पैसा को घटा देना है, ये क्या हो जाएगा, जीएनपी निकल जाएगा। लेकिन जब नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो जीएनपी में मूल्य ह्रास को घटा देंगे, मूल्य ह्रास को। यानी ये एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से, किसमें से, जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, एनएनपी निकलेगा। यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या निकल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो है ये कितना है, 100 अंडा है, 100 अंडा लाने में 20 अंडा टूट गया, तो जो हमारा जो 80 बचेगा, यानी टूट फूट ह्रास हो गया ही, तो जितना ह्रास निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, ह्रास को निकाल देंगे, हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं तो क्या बचता है, एनएनपी। क्या हो जाएगा, एनएनपी। अब जीडीपी को आगे देखेंगे, अगले वीडियो में बता दिया जाएगा कि जीडीपी जो है 3 प्रकार के होता है। कितना होता है, जीडीपी 3 प्रकार के, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेक्टर। रियल जीडीपी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। रियल जीडीपी यानी रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेक्टर। ये जो है अगले वीडियो में बता दीजिए। अब इसमें आगे देखते हैं, अब राष्ट्रीय आय में आते हैं, किसमें, राष्ट्रीय आय में। तो राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति है, क्या होगा,
प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या है कि राष्ट्र के पैसा में, यानी देश का जितना पैसा होगा राष्ट्रीय पैसा में देश की जनसंख्या से अगर भाग देंगे तो क्या निकलेगा, प्रति व्यक्ति आय। क्या निकल जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। यानी देश के पैसा में किससे का भाग करना है, तो देश की जनसंख्या से, यानी राष्ट्र का जितना पैसा है, राष्ट्रीय आय जितना होगा उसमें अगर देश की जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, प्रति व्यक्ति आय। जैसे राष्ट्रीय आय क्या है, तो एक साल के अंदर यानी एक वर्ष के अंदर चाहे किसी भी तरीके से कमाया गया हो रुपया, कहने का मतलब चाहे विदेशी कमाए या चाहे अपना देश वाले कमाए, यानी एक साल के अंदर यानी एक वर्ष के अंदर जितने किसी भी तरीके से यानी प्राइवेट हो चाहे सरकारी द्वारा कमाया गया जो रुपया होगा वो क्या होगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या होगा, राष्ट्रीय आय। चाहे विदेशी कंपनी कमाए या चाहे भारतीय कंपनी कमाए, चाहे मैंने कोई भी कहे भारत के अंदर ही कमाना है तो उसको क्या हो गया, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय जो होता है हमेशा एनएनपी पे निकला जाता है, उसमें से अप्रत्यक्ष कर को हटा दिया जाएगा, क्या निकलेगा, राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय, अब प्रति व्यक्ति आय देखेंगे तो प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्र के अभी जो राष्ट्र के पैसा में देश की जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, प्रति व्यक्ति आय। अभी जो वर्तमान समय में प्रति व्यक्ति आय जो है 1,72,000, कितना है, 1,72,000 रुपये सालाना है। यानी एक व्यक्ति यानी देश में जितना पैसा है एक एक व्यक्ति को बांटा जाए तो उसको सालाना कितना पड़ेगा, 1,72,000। लगभग जो है महीने कितना हो जाएगा, इसको रोज के गिनेंगे तो 500 रुपया रोज का पड़ गया। कितना, 500 रुपया रोज का, ये लगभग में जाएगा। यानी लगभग 1,72,000 अभी फिलहाल में प्रति व्यक्ति आय है। ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। राष्ट्रीय आय की जो गणना है कौन करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करती है। कौन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना 1951 में हुआ था। 1951 में 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसने, 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय आय की गणना विधि। राष्ट्रीय आय की गणना विधि, राष्ट्रीय आय की गणना विधि कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, उत्पादन विधि, आय गणना विधि, उपभोग विधि, व्यय विधि, मूल्यवर्धन विधि। लेकिन हम लोगों के देश में जो है राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है 2 प्रकार, उत्पादन विधि द्वारा और आय गणना विधि द्वारा। उत्पादन विधि द्वारा और आय गणना विधि द्वारा। तो उत्पादन विधि देख लेते हैं क्या है। उत्पादन विधि में जो है उत्पादन राष्ट्र की आय में उत्पादन को शामिल किया जाता है। इसमें उत्पादन को शामिल किया जाता है। उत्पादन के रूप में क्या है, सेवा हो या चाहे कोई भी वस्तु हो, यानी अपने राष्ट्र का क्या होगा, राष्ट्र का। तो उत्पादन विधि में एनएनपी निकलता है। क्या होता है, एनएनपी पर निकलता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट पर। कौन, उत्पादन विधि में। ठीक। आय गणना विधि में क्या होता है कि इसमें आय को शामिल किया जाता है। क्या किया जाएगा, आय को शामिल किया जाएगा। उपभोग विधि में क्या किया जाएगा कि उसमें उपभोग यानी खर्चा और बचत को जोड़ा जाएगा। किसमें, खर्चा और बचत को जोड़ा जाएगा। यही हो गया। अब देखते हैं व्यय विधि। तो व्यय विधि में इसको फॉर्मूला क्या है, C प्लस आई प्लस जी प्लस ई प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या है, कंज्यूम है। कितना, सी का मतलब कंज्यूम, कितना पैसा का उपभोग किया है, कितना उपभोग किया गया। सी का मतलब कंज्यूम। आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया, इन्वेस्ट, यानी इन्वेस्टमेंट यानी कितना खर्चा हो गया। कंज्यूम, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट। जी का मतलब हो गया सरकारी खर्चा। क्या हो गया, सरकारी खर्चा। यक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, एम का मतलब है इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट को जोड़ देना है, इम्पोर्ट को घटा देना है। यानी C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या हो गया, व्यय विधि। अब देखते हैं मूल्यवर्धन विधि। क्या है, मूल्यवर्धन विधि। तो मूल्यवर्धन विधि क्या है, इसमें वर्धन का मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है, वर्धन का मतलब वृद्धि, यानी कि प्रत्येक 1 साल के बाद अगला साल में जितना वृद्धि हुआ रहेगा उसको पहले साल वाला में क्या कर देना है, जोड़ देना है। यानी इसमें क्या, मूल्यवर्धन विधि में क्या होता है कि मूल्य को यानी जितना वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को जोड़ा जाता है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए 100 किलो क्या हो गया, गेहूँ। क्या हो गया, गेहूँ। तो ये 100 किलो गेहूँ को अगर हम बेचेंगे तो कितना बेचेगा, मान लीजिए 20 रुपये किलो। तो टोटल कितना बेचेगा ये,
तो 2000 की बचे, कितना 2000। अब इस 100 किलो के क्या कर दिए, आटा कर दिए, आटा पिसा दिए, यानी 100 किलो गेहूं और 20 रुपए किलो बेचेंगे तो कितना जाएगा, 2000 रुपया, कितना होगा 2000। अब 100 किलो आटा को अगर हम बेचेंगे कितना, 30 रुपया किलो, तो कितना हो जाएगा, 3000 रुपया किलो, कितना हो जाएगा 3000 रुपया, यानी 100 किलो आटा को 30 रुपया किलो बेच दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 3000। अब इस आटा से क्या बनाया गया, 1000 बिस्किट बनाया गया, क्या बनाया गया, बिस्किट। अब ये 1000 बिस्किट को 5 रुपये किलो, अगर 5 एक बिस्किट जो है 5 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो कितना बचाएगा ये, 5000, कितना हो जाएगा 5000 रुपया। तो अब मूल्यवर्धन विधि में देखेंगे तो बेस ये कौन है, मेन जो है क्या है बेस, तो बेस यही है बेस 2000। इसमें देखें कितने का वृद्धि हुआ है, तो 2 यानी 1000 के, कितना 1000, तो 2 1 इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ से देखिए कितना वृद्धि हुआ है, तो 3000 की वृद्धि हुआ है, तो अब इसमें भी कितना को जोड़ देना है, 3000 को जोड़ देंगे, कितने को 3000, तो 2000 और 1000 कितना हो जाएगा, 3000 और 3 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पर 2 ठीक नहीं, यहाँ पर 2000 की वृद्धि हुआ है, 3000 के बाद में क्या 5000 हुआ है, तो 2000 की वृद्धि हुआ है, जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 2 5, कितना हो जाएगा 5000 रुपया हो जाएगा, कुछ हो जाएगी, यही मूल्यवर्धन विधि, यानी इसी तरह निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे, यानी कि मूल्यवर्धन विधि में क्या होगा, अंतिम मूल्य पर होगा, क्या होगा, अंतिम मूल्य। ये जब भी निकाला जाएगा तो मार्केट प्राइस पर निकाला जाता है, क्या होता है, मार्केट प्राइस, ये नहीं कि फैक्टर कॉस्ट पर, मार्केट प्राइस पर निकाला, जब भी इसको निकालेंगे मूल्यवर्धन विधि से, तो इसमें जब भी निकालेंगे किस पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर, किस पर, मार्केट प्राइस पर। इसमें क्या होता है, मूल्यवर्धन विधि में एक बेस ईयर को मान लिया जाता है, तो अभी जो है हमारा जो बेस ईयर है 11 से 12 है, कितना 2011 से 12 है, हम लोगों का बेस ईयर कितना है 2011 से 12। अब देखते हैं बिहार के पिछड़ेपन का कारण, बिहार का है पिछड़ा हुआ अभी भी है। और बिहार के पिछड़ेपन कारण देखते हैं बहुत सारा कारण, जैसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बिहार में बिहार का पीछे होने का कारण क्या है, इसमें बहुत तेजी से बढ़ती जनसंख्या, यानी जनसंख्या घनत्व हम देखेंगे तो बिहार सबसे नंबर 1 पाएगा, यानी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा जनसंख्या, यानी अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो बिहार आएगा। तो जनसंख्या पहले तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या, ये हो गया बिहार के पिछड़ेपन का कारण। दूसरा क्या है, आधारित संरचना का अभाव, हम लोगों की जो है कुछ संरचनाओं, जैसे कुछ आधारित जो है संरचना, जैसे कंपनी क्या है, इसमें जो है हम लोगों का अभी भी अभाव है। कृषि पर आधारित, क्या है, कृषि पर आधारित, बिहार के ज्यादातर जनसंख्या किस पर निर्भर है, कृषि पर, ज्यादातर जनसंख्या जो है किस पर निर्भर है, कृषि पर। जैसे मान लीजिए 1 बीघा खेत किसी का है, तो घर के 5 गो सदस्य इसी पर लगे हुए, किस पर, 1 बीघा खेत पर, तो ये हो कृषि पर भी आधारित है, जिससे इनकम नहीं बढ़ेगा। अब देखते हैं बाढ़ तथा सूखा से क्षति है, बाढ़ तथा सूखा से क्षति। अब बिहार के अगर हम मैप देखेंगे, बिहार के यहाँ से हो गई गंगा नदी, ये क्या हो गया, गंगा नदी, गंगा नदी को हम उत्तर में देखेंगे तो हो गया उत्तरी बिहार, ये क्या हो गया दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार में यहाँ पर देखेंगे तो नेपाल से आने वाली बहुत सारी नदी है, सबसे जो सबसे खतरनाक जो नदी है कौन सा है, करमनाश बोल रहे, कौन सा है, बिहार का शोक, कोसी नदी, ठीक, बिहार का शोक किस नदी कहते हैं, कोसी नदी को, बिहार का शोक किस नदी को कहेंगे, कोसी नदी को। एक कोसी नदी जो है, ये जो हमेशा इधर बाढ़ लाती है, जो हिमालय नदी है बिहार में हमेशा बाढ़ लागी रहती है, तो इधर जो एरिया जो है उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित है, इधर जो है नदी है ही नहीं है, इधर प्रायद्वीपीय नदी है, जैसे सोन नदी हो गया, अजय हो गया, फल्गु हो गया, अजय हो गया, अजय क्यूल, ये सब हो गया नदी, ये जो है प्रायद्वीपीय नदी है, जो कि हमेशा जो है पानी नहीं रहती है। तो दक्षिणी बिहार जो है सूखा से मर रहा है, और उत्तरी बिहार जो है किससे मर रहा है, तो उत्तरी बिहार जो है बाढ़ से ग्रसित है,
यानी बिहार दोनों तरफ से मर रहे हैं। यानी उत्तरी बिहार को देखेंगे तो बाढ़ से, और दक्षिणी बिहार किससे मर रहा है? सूखा से। तो ये हो गया बाढ़ तथा सूखा से। औद्योगिक का पिछड़ेपन, औद्योगिक हम लोगों के पास कंपनी नहीं है, यानी 15 नवंबर, कब से? 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो सारा जितना खदान था चला गया कहाँ? झारखंड में चला गया। इस जिसके कारण जो है औद्योगिक हम लोगों का पिछड़ेपन हो गया, यानी सारा कंपनी, यानी जितना उद्योग था, कोयला खदान चला गया कहाँ? झारखंड में चला गया, जिसके कारण क्या हो गया? बिहार पिछड़ा रह गया। अब गरीबी देख लेते हैं, गरीबी भी बहुत भयानक है बिहार में। गरीबी क्या है? भयानक। गरीबी के कारण भी है, जैसे बिहार में गरीबी के कारण क्या है कि कमाने वाला, जैसे किसी भी घर के सदस्य में एक कमाने वाला है तो इसके नीचे 4 वो खाने वाले, यानी कि अगर ये कितना कमा रहा है? 30,000 अगर मंथली कमा रहा है, तो जितना ये खाएगा उतना ही घर के 4 सदस्य या 5 सदस्य ही खाएंगे, ये जो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है? गरीबी है। अब देखते खराब विधि व्यवस्था है, हम लोगों की खराब विधि व्यवस्था है, सड़कें अच्छी नहीं है, जिसके कारण जो है यातायात में क्या होता है? दिक्कत होता है। मान लीजिए कोई व्यापारी, कोई अगर काँचा माल लेके चल गया, जैसे टमाटर ही लेके चल दिया, तो बीच रास्ते में क्या होगा? सड़क के कारण वहाँ पे गाड़ी जाम में फँस जाएगी। अब जाम में फँसेगी तो उसका क्या हो जाएगा? सड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो जो जाते-जाते बाज़ार में उसका भाव ही नहीं लगेगा, या आधा जो है कुछ खराब हो चुका रहेगा। तो ये हम लोगों का क्या है? खराब विधि व्यवस्था है, कुछ प्रशासन के भी, कुशल प्रशासन का भी अभाव है। प्रशासन भी इतना जो है लापरवाह हो गई है कि प्रशासन के कारण जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें घुसखोरी चल रही है। इसमें प्रशासन का भी क्या है? दोष है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है? नेताओं का, यानी नेता सबसे जो है बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। बिहार को बर्बाद करने का काम कौन कर रहे हैं? नेता कर रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।